बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट और इस्लामी दुनिया के एक मसले से जो कि तकलीफ दे भी है और उसके ख़तरात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो मसला है जो कि इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद को ख़राब कर रहा है, पारा पारा कर रहा है। और इसमें ख़ास तौर पे पहले तो ईरान और गल्फ़ रियासतें, मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया और गल्फ़ की रियासतों की दुश्मनी चली आ रही थी और उसी से पहले काफ़ी मसाइल बने हुए थे। लेकिन उसकी आड़ में अब इसराइल भी इस मैदान में आ घुसा और इसराइल को वेलकम करने के लिए हमारे अरब भाई मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, बहरीन में देख लें, यूएई में देख लें, और आगे आप देखेंगे ओमान में भी वो उनका मामला हो जाएगा तय और वहाँ पे सफारतखाने बन जाएंगे। और उसके साथ साथ चंद दिन की बात है, सऊदी अरेबिया भी कुछ अरसे में इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। और ये सारा अमेरिका का एक बनाया हुआ खेल है जिसमें उस ट्रैप में ये सारे मुंह उठा के चले जा रहे हैं। अब इसमें जो ईरान के अलावा जो सूरत हाल यहाँ बनती नज़र आ रही है वो है टर्की का उभरना। टर्की एक मजबूत मुल्क की शक्ल में उभर रहा है और लगता ये है कि वो कुछ सालों में इस रीजन की एक बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएगा। टर्की के ऊपर एक 100 साला मुआहदे के तहत बहुत सारी पाबंदियाँ थीं जिनमें 2023 में जाके वो पाबंदियाँ ख़त्म होगी और उसकी उन पाबंदियों की वजह से उसकी माशी हालत अच्छी नहीं। माशी हालत अच्छी से मेरी मुराद के उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे उन पर पाबंदी थी कि वो अपने इलाके में तेल की तलाश नहीं कर सकते, गैस की तलाश नहीं कर सकते। अब उनके पास बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं गैस के, लेकिन चूँकि पाबंदी है वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। और अब 2023 के बाद जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो लाजमी बात है कि उससे उनको आमदन होगी। और इसके अलावा और भी ऐसी पाबंदियाँ जिनसे कि वो अपने वसाइल को बढ़ा सकेंगे। अब ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे टर्की एक मुस्लिम मुल्क जो उभरता नज़र आ रहा है वो खटकता है इसराइल को भी, और अमेरिका के साथ भी उसकी वो उस तरह की बातचीत नहीं रही और वो भी नहीं चाहेंगे कि ये जो मुस्लिम मुल्क हैं ये आलाकार बन के तो टर्की के लिए एक मसला खड़ा करेंगे, ये टर्की को लट डाउन करेंगे। क्योंकि हमारे इन अरब भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अमेरिका को अपना खुदा माना हुआ है, वरना तो इसराइल की कोई गुंजाइश नहीं थी यहाँ घुसने की। इसराइल को यहाँ लाने का ही मसला ये है कि जो ताकतवर मुस्लिम मुल्क हैं जैसे ईरान है या आगे टर्की है, इनके खिलाफ जासूसी करनी हो, इनके खिलाफ यहाँ पे अड्डे बनाने हों, इनका मुकाबला करना हो इस खत्ते में, तो इसराइल को बड़ी सहूलत रहे कि मुसलमान मुल्क ही अपने मुसलमान भाइयों को मरवाने के लिए सारा काम कर दें। इसमें इस ख़तरे के अलावा बहुत बड़ा ख़तरा है कि जो हमारा अरब सरजमीन है, अर्ज़ मुक़द्दस, उसमें आपको पता है कि जो यहूदी है इसकी हमेशा से दुश्मनी रही है हमारे दीन से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेके हमारे अकाबरीन के ये ख़िलाफ़ रहे हैं और इन्होंने कत्ल भी करवाए हैं हमारे खुलफाए राशिदीन के। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन क्या किया जाए कि सऊदी अरेबिया भी उस लाइन पे चढ़ा हुआ है। अब मैं टर्की का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि टर्की एक कुव्वत के तौर पे उभर रहा है। आज टर्की का आप देखिए कि इंटरनेशनल जो रोल उसने प्ले किया लीबिया में, वो रशिया के मुकाबले में खड़ा हुआ और उसको कामयाबी हुई, और आज लीबियन गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे अपना काम चला रही है। दूसरी तरफ शाम में टर्की ने अपने मकासद पूरे किए, उसकी कैजुअलिटीज भी हुई, लेकिन टर्की ने शामी महाजरीन को वापस, जो कि उसकी अपनी सरजमीन पे लाखों के हिसाब से पड़े हुए थे, उनको वापस ला के शाम में बसाया और शाम का वो इलाका खाली कराया जहाँ कुर्द बैठे हुए थे। और कुर्दों का मसला ये था कि कुर्द टर्की में आके तो दहशतगर्दी करते थे अलहदा कुर्दिस्तान बनाने के चक्कर में, लिहाजा टर्की ने कुर्दों से इलाका खाली करा के शामी महाजरीन को वापस वहाँ पे ला के छोड़ा और उनको कहा कि आप कैंपों में रहिए, अपने घरों में जाएं, लेकिन ये इलाका आपको हमने खाली करा के दे दिया। और इस पर बड़ा दबाव रहा रशिया की तरफ से और भी ईरान की तरफ से, लेकिन टर्की अपने मिशन में न सिर्फ लगा रहा बल्कि कामयाब हुआ। अब चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले आज़रबाईजान का किस्सा हुआ, उसमें टर्की ने बड़ा मजबूत स्टांस लिया और आज़रबाईजान की भरपूर मदद की। पाकिस्तान की
बहुत ही ज़बरदस्त हमायत और टर्की की एक हमायत भी, और उसके साथ साथ उनकी मैं समझता हूँ मिलिट्री एड भी, उनको हेल्प भी किया मिलिटरीली, जिसके नतीजे में उनको तकरीबन फतह हासिल हुई। हम आज़रबाईजान के बारे में बाद में अलहदा एक वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा एक अमर है जो वाज़े तौर पे बताता है कि टर्की एक उभरता हुआ मुस्लिम ताकत है। अब यहाँ पे अरबों को एक और भी तकलीफ है। अरब जो हैं ये आज से 100 साल पहले 1923 से पहले ये सारे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, और इनको खौफ है कि ये ना हो जो आज इन्होंने 2-2 टके की छोटी छोटी हुकूमतें बनाई हुई हैं और जहाँ याशियाँ हो रही हैं, जहाँ पैसा भी बड़ा है, वो दोबारा कहीं टर्की के हल्के में ना चली जाएं। टर्की इतना ताकतवर हो के, इतना मजबूत हो के, तो अपनी पुरानी सल्तनत को दोबारा कायम करने के बारे में अगर गौर करे तो इनके लिए मसाइल बन सकते हैं। लिहाजा जो अब सूरत हाल है वो ये है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे हम कहते हैं, दुबई, अबू धाबी दुबई जो है, ये सारी दुनिया के जासूसी के अड्डों के एक एक्टिविटी यहाँ पे होती है, अड्डे हैं या वहाँ के लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ मुल्कों के जो जासूसी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुबई के हुक्मरान हैं, उन्होंने जो एक घिनौना काम किया वो ये है कि उन्होंने अपने जासूस छोड़े टर्की के अंदर। अब टर्की से वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं 2-3 तरह की। एक इंफॉर्मेशन तो वो है कि जो इख्वानुल मुस्लिमीन, इस्लामिक ब्रदरहुड के बारे में, क्योंकि वो इसराइल को दरकार है, वो दरकार है अमेरिका को, चुनाचे वो इंफॉर्मेशन वहाँ से ली जाती है, वो लेके तो ये अपने आकाओं को पास करते हैं। फिर दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि टर्की के अपने बारे में, जो टर्की के अपने अंदरूनी मामलात हैं, जिनमें अंदरूनी सियासत है, उसके बारे में, और वो इंफॉर्मेशन लेके तो वो भी दुबई में दी जाती है। वो लाजमी बात है कि टर्की के दुश्मन उसको इस्तेमाल करते होंगे, और उसमें जो सबसे अहम चीज़ सामने आई वो ये है कि इन्हीं जासूसों में से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद दहलान है, ये अभी तक मफरूर है। और ये मोहम्मद दहलान जो है, इसका ताल्लुक था उन लोगों के साथ जिन्होंने 2016 में एक बगावत कराई तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़, और वो नाकाम बगावत हुई, लेकिन वो कामयाब हो सकती थी क्योंकि उसको बाहर से पजीराई हासिल थी। और ये दुबई के हजरत जो हैं ये इस काम में मुलव्वस थे और अभी तक ये भागा हुआ है। अब जो जासूस वहाँ पे पकड़ा गया है ये बेसिकली फ़लस्तीनी, लेकिन बाद में उर्दन का शहरी बन चुका था, और उर्दन का शहरी बनने के बाद ये आके यूएई में वर्क परमिट पे आके काम करना शुरू किया इसने। फिर वहाँ पे ये उनकी इंटेलिजेंस के लिए काम करना शुरू हो गया, और इंटेलिजेंस ने इसको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना के ये पहले कहीं और इस्तेमाल करते रहे, उसको ट्रेनिंग वगैरह करते रहे वहाँ दुबई में, और उसके बाद उन्होंने 7 साल तक इसको टर्की में रखा। और टर्की में ये फिर बड़े इनक्रिप्टेड किस्म के इसके पास टेलीफोन थे, ये लैपटॉप वगैरह थे, उनके ज़रिए ये इंफॉर्मेशन पास करता था और बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन पास करता रहा। लिहाजा और पैसे बड़े वाफर वसूल किए इसने इस दौरान में तकरीबन इसको कोई $2700 महीने के वो देते थे, और शुरू में उन्होंने कोई $5-6 हज़ार $50,000 इसको गालबन वैसे दिए कि तुम अपने आप को सेटल करो, वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लो, मतलब काफ़ी पैसा इस पर खर्च किया। लेकिन एक गलत काम के लिए कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के ऊपर यह सारी जासूसी कराई, और उसके बाद इस शख्स ने, लाजमी बात है कि जो नुकसान पहुंचा टर्की को इन लोगों की वजह से, 7 साल वहाँ पे ये लगा रहा और दूसरे मुल्कों के लिए काम करता रहा। अब ये जब पकड़ा गया तो फिर बात खुली, और इससे पहले 2019 में भी 2 लोग पकड़े गए थे, लेकिन उनका ताल्लुक वो जो था वो खुशूगी वाले वाक़े से था, जो नान खुशूगी को कत्ल किया गया उससे उनका कोई ताल्लुक था, लेकिन थे वो यूएई के ज़रिए ही काम कर रहे। तो देखने की बात यह है कि क्या यूएई वगैरह इनको अपने मुफादात से आगे उम्मत का मुफाद नज़र नहीं आता। ये सोचने की बात है, जहाँ मुसलमानों को अंदर झांकना चाहिए कि हम क्यों इतने गिर गए हैं कि अपने ही बहन भाइयों के ख़िलाफ़ हम जासूसियाँ कर करके और दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे अल्टीमेटली दुश्मन हैं बल्कि मिल्लत इस्लामिया के दुश्मन हैं, हमारे दीन के दुश्मन हैं। ये वो चीज़ है जिस पे कि हमें गौर करना है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।